तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो नहीं देखे तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर तीनों वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक और चैनल है, वहाँ पर भी शेयर बाजार के डेली वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं। इंटरेस्टेड हो तो वो वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर आती हुई आपको नजर आएगी। और ये खबर कोई मामूली खबर नहीं है, बिकॉज ये आरबीआई के जो गवर्नर है संजय जी, उनकी तरफ से आती हुई नजर आ रही है। तो इस खबर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है, क्या एक्चुअली इन्होंने कहा है, एक एक करके यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, इन्होंने एक्चुअली वार्न किया है किस बारे में, राइजिंग ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क मतलब ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल खतरा जो बढ़ रहा है उसके बारे में इन्होंने वार्न किया है। लेकिन अभी शुरुआत उन्होंने खराब की, लेकिन उन्होंने आगे ये भी बोला है बट रिमेन कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। लेकिन जो भी चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसके बावजूद इंडिया का जो मजबूत इकोनॉमी है उसके ऊपर अभी भी कॉन्फिडेंट बना हुआ है। तो ये ओवरऑल बात करें, इसमें शुरुआत थोड़ी खराब है लेकिन अंत काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन इस खबर को डिटेल में देखना समझना उतना ही ज़रूरी है। सबसे पहले ग्लोबल रिस्क का हाईलाइट उन्होंने क्या क्या बोला है वो ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। फास्ट ग्रोइंग प्राइवेट क्रेडिट मार्केट कहीं ना कहीं आने वाले समय में रिस्क को बढ़ा सकता है, ट्रांसपेरेंसी कम रह सकती है, ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है। इतना ही नहीं, एआई का जो यूज़ लगातार काफ़ी हाई लेवल पे बढ़ रहा है, इसके कारण डेटा खतरे में आ सकता है, अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, ये वाला भी कमेंट्री निकल कर आ रहा है। इसके साथ साथ अभी के टाइम जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जो ट्रेड बैरियर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसके कारण ग्लोबल इंस्टेबिलिटी हमको देखने को मिल सकती है, ये एक और कमेंट आ रहा है। और उसके साथ साथ राइजिंग गवर्नमेंट डेब्ट इन मेजर इकोनॉमी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कंसर्न यहाँ पर खड़ा कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ये चौथा पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अलग अलग देशों की सरकार के ऊपर जो कर्जा बढ़ रहा है वो आने वाले समय में लंबे दूरी में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन सकता है, जिसमें अमेरिका और जापान कहीं ना कहीं फोकस में रह सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, रिपोर्ट में नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। अब शुरुआत थोड़ा सा नेगेटिव कंसर्न चिंता से हुई, अब थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडिया का एक मजबूत पोजीशन यहाँ पर इनके सबसे नज़र आ रहा है, पॉजिटिव आउटलुक इन्होंने बोला है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इंडिया रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो अभी के टाइम जो भी कुछ चल रहा है पिछले कुछ सालों में, ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारा कंट्री एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कैटेगरी में आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और ग्रोथ का जो एस्टिमेट यहाँ पर लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.6% का, तो फाइनेंशियल ईयर 2027 में 6.9% का यहाँ पर एक पर्टिकुलरली ग्रोथ का एस्टिमेट बताया गया है। अब देखिए, पिछले 3 साल का जो एवरेज ग्रोथ है वो कितना रहा है, 8.2% के करीब का। पिछले 3 साल में बहुत कुछ चल रहा है ग्लोबल लेवल पे जो अच्छा नहीं है, उसके बावजूद 8.2% का ग्रोथ मेरे हिसाब से बिल्कुल भी खराब नंबर नहीं है। इतना ही नहीं, इन्फ्लेशन की बात करें वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 4.6% के आसपास रह सकता है। नंबर चिंता का लग सकता है, लेकिन आरबीआई का मानना है हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ये नंबर अंडर कंट्रोल नजर आएगा। मतलब यहाँ से भी आरबीआई में कोई रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का मजबूती के ऊपर भी यहाँ पर कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। तो बैंक्स और एनबीएफसी का जो बैलेंस शीट है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए 2.2% के करीब है, जो मल्टी ईयर लो के करीब आपको नजर आएगा। कैपिटल का पोजीशन काफ़ी मजबूत बना हुआ है। कॉर्पोरेट अर्निंग भी इंप्रूव हो रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी इन्होंने अपने कमेंट्री में, अपने स्टेटमेंट में यहाँ पर बोले। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, सिर्फ नेगेटिव के ऊपर फोकस नहीं करना है। कुछ पॉजिटिव है, जो अच्छी बात है उनके ऊपर भी हमको यहाँ पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। आप देखिए, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ यानी बाहरी मजबूती के ऊपर भी इन्होंने कुछ बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पर नजर आ रहा है, जो 11 मंथ का इंपोर्ट्स को कवर करता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, एक्सपेक्टेड एफडीआई का जो इन्फ्लो है फाइनेंशियल ईयर 2026 में वो भी $90 बिलियन के आसपास का बताया जा रहा है। तो अभी के टाइम बात ये निकल कर आ रही है, मैनेजेबल करंट अकाउंट डेफिसिट अभी के टाइम पे हमारा देखने को मिल रहा है। मतलब ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन अभी के टाइम पे भी हमारी इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की नज़र नहीं आ रही है। कुछ इस टाइप का मतलब इनके कमेंट्री से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। क्रेडिट एंड ग्रोथ पोटेंशियल की यहाँ पर कुछ बात हो रही है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट क्रेडिट टू जीडीपी अराउंड 57% का बताया जा रहा है, जो लो है।
प्राइवेट क्रेडिट शेयर ओनली 0.6% का यहाँ पर इनकी तरफ से बताया गया है। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह बची हुई है भविष्य में ग्रोथ करने के लिए विदाउट एनी एक्सेसिव डेप्ट। तो ये कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ की तरह यहाँ पर आने वाले समय में सही डायरेक्शन में सब कुछ हुआ तो काम कर सकती है। अब इसके साथ साथ आरबीआई का खुद का कुछ इनिशिएटिव जो प्लान किया गया है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया गया है। तो देखिए, इम्प्रूव लिक्विडिटी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज़ है उसमें लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया गया है। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट रेट का जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है उसमें भी लॉन्चिंग यहाँ पर और भी ज़्यादा होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल रुपये का जो ओवरऑल ट्रेडिंग है वो इंडिया में लाने का काम यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा एफएक्स रिटेल का प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर बुश किया गया है, डेवलप किया गया है क्रेडिट डेरिवेटिव मार्केट को, और सिंप्लीफाई किया गया है जो भी बैंकिंग रेगुलेशंस और अलग अलग जो कॉम्प्लायंस कॉस्ट है उसको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आरबीआई के द्वारा कुछ इनिशिएट की गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। अब भविष्य में कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मार्केट में और भी चाहिए, इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस रहेगा आने वाले समय में। मार्केट में पार्टिसिपेशन किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, अब ये किसका ये कहा गया नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ ज़्यादा करके फॉरेन प्लेयर्स की हो सकता है बात हो रही होगी या बड़े प्लेयर्स की बात हो रही होगी। इसके साथ साथ किस तरीके से क्रेडिट एक्सेस फॉर एमएसएमईज को इम्प्रूव किया जाए इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस होगा। साथ ही साथ जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसको किस तरीके से मजबूती दी जाए इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो शुरुआत रिपोर्ट की जो कमेंट्री थी वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हो रिपोर्ट में बहुत सारा चीज़ अब धीरे धीरे पॉजिटिव भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर इन्होंने ध्यान में रखने को बोली है कि रिस्क फॉर इंडिया, मतलब हमारे देश के लिए कुछ खतरे भी यहाँ पर नज़र आते हैं। अब क्या वो खतरे, उनको भी यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। राइजिंग डिफ़ॉल्ट इन अनसेक्योर्ड रिटेल लोन, तो रिटेल लोन जो अनसेक्योर्ड रिटेल लोन होते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अच्छी बात नहीं है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। उसके अलावा फिजिकल डिफिसिट और हाई इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा समस्या बना हुआ है। प्राइवेट क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क यहाँ पर बना हुआ है। अगर इस तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से इसको मैनेज नहीं किया गया तो प्राइवेट क्रेडिट का भी डिफ़ॉल्ट रिस्क यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा ग्लोबल रेगुलेटरी का अनसर्टेनिटी भी बना हुआ है, बिकॉज अभी के टाइम जो सिचुएशन है उसमें कभी भी कुछ भी होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। इसके कारण अनसर्टेनिटी रेगुलेशंस में ग्लोबल लेवल पर बनी रहेगी। और आखिर में एआई से कनेक्टेड जो खतरे हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस देना होगा, बिकॉज डेटा अगर ब्रीच हो गया तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिसका शायद से कुछ प्लान भी अब तक किया नहीं होगा। तो देखिए, ओवरऑल इस रिपोर्ट को एकदम ध्यान से हम समझने की कोशिश करें। शुरुआत के 2-3 कुछ पॉइंट्स थे वो काफ़ी नेगेटिव थे, उसके ऊपर आरबीआई ने चिंता जताई है। उसके बाद आरबीआई ने धीरे धीरे हमारे कंट्री का इकोनॉमी किस तरीके से मजबूत है और उसको आगे और मजबूती रखने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा, किया गया है, वो सारी बातें उन्होंने की। फोकस एरिया क्या क्या होंगे वो सब कुछ बताया, और एंड में और भी खतरे क्या क्या निकल कर आ रहे हैं हमारे कंट्री के लिए वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। तो रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मिक्स है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव का भी। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के कुछ अलग अलग सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं इंपैक्टेड, मतलब फोकस में रह सकते हैं। वो एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, खबर ही बैंकिंग और फाइनेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये वाला इंडस्ट्री दूर तो नहीं रह सकता। इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रह सकता है। इम्पैक्ट क्यों? बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ का कनेक्शन है, एनपीएस का कनेक्शन है, और जो रेगुलेटरी चेंजेस होते रहते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, और पहला इम्पैक्ट बैंकिंग के ऊपर ही हमको नजर आता है। उसके अलावा हमने देखा था रिटेल लेंडिंग, मतलब रिटेल्स का जो लोन का है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लोन सही तरीके से पे नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके कारण एनबीएफसी और रिटेल लेंडिंग से कनेक्टेड जो कंपनियां उनके ऊपर ही बाजार का फोकस बना रहेगा, जिसमें बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन का जो खतरा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। डिफॉल्ट का ट्रेंड पिछले कुछ सालों से थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, जो चिंता का विषय अभी के टाइम पे बना हुआ है। एआई टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो इसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एसएल टेक के ऊपर एक आप कह सकते हो
फोकस रह सकता है, बिकॉज एआई का अडॉप्शन, साइबर सिक्योरिटी का खतरा, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल इंफ्रा की बात करें तो बीएसई, एमसीएक्स, सीडीएसएल, इनके बाजार का फोकस बना रह सकता है, बिकॉज मार्केट में अगर कोई नया रिफॉर्म आता है, डेरिवेटिव्स की ग्रोथ के ऊपर कुछ चर्चा निकल कर आती है, उसका इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री के ऊपर, इन कंपनी के ऊपर आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंक्लूजन की अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ रही है आरबीआई की तरफ से, तो इंडिया का इकोनॉमी अभी के टाइम स्ट्रांग एंड रिसाइलेंट देखने को मिल रहा है। आरबीआई एक्टिवली प्रिपेयर कर रहा है भविष्य में जो खतरे निकल कर आ सकते हैं उसके लिए। ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मॉनिटरिंग यहाँ पर चल रही है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, तो ये चीज़ आप भी यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश ज़रूर करें। तो ओवरऑल ये वाला जो इन्फॉर्मेशन था वही आपके सामने प्रेजेंट करना था, और जो भी डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ एंड जो स्टेटमेंट्स है वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने का काम किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया है, ना ही मैं आपको कर रहा हूँ, इस बात के ऊपर भी आप ध्यान दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।